हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपका स्टडी का टाइम टेबल, जितना भी आपने रूटीन बना रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और यहाँ पर भी बातें हो रही हैं कि आज हम लोग सी-टेट के हिंदी पैसेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि हिंदी गद्यांश और हिंदी पद्यांश। इसके पहले जो वीडियो बन चुकी है हिंदी पैराग्राफ से रिलेटेड, लेकिन उसमें सिर्फ गद्यांश के बारे में बात की गई है और उसमें मात्र 9 से 10 क्वेश्चन ही लिए गए हैं। लेकिन आज हम लोग पूरे पैराग्राफ के साथ साथ उनसे संबंधित प्रश्न करेंगे और पूरे 15 प्रश्न करेंगे। और किस प्रकार से सॉल्व करना है चीज़ों को, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या, इसमें भी वही सेम ही बातें होंगी। बस ये होगा कि किस प्रकार से हम जल्दी करें और जब एग्ज़ाम का टाइम हमारा होता है उस टाइम पे अगर पेपर 1 है आपका तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो गद्यांश और पद्यांश आते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं आते, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं। लेकिन जब आप पेपर 2 की बात करते हैं तो एक जो हिंदी का गद्यांश होता है, गद्यांश या पद्यांश में चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी में, अ, दोनों में क्या है कि 2 बार गद्यांश आते हैं, पद्यांश नहीं आता हिंदी में। और सब जितना भी गद्यांश होगा, पहला गद्यांश जो होगा पैराग्राफ में, उसमें 4-4 पैराग्राफ होते हैं, 3 पैराग्राफ होते हैं, तो वो लेंदी हो जाते हैं। उनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ये सारी बातें की जाएंगी बहुत ही कम समय में। किस प्रकार से की जाए, हाउ टू सॉल्व हिंदी पैसेज, बहुत ही आसान भाषा में, अपनी ही भाषा में बात की जाएगी। पहली बार हमारी वीडियो से अवगत हो रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और इससे पहले जो है हिंदी पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न जो है वीडियोस, माफ़ी चाहते हैं, वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर चेकआउट करें, चैनल पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है पैसेज और उनसे संबंधित सवाल या क्वेश्चंस। तो दिए गए, पहले तो ऐसे निर्देश दिया होगा और जब आप हिंदी का पेपर सॉल्व करने जाएंगे वहीं पे आपको दिखेगा सबसे पहले निर्देश आगे और उसके बाद लिखा होगा दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं या गद्यांश या पद्यांश पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के ऑप्शंस को नहीं, मात्र क्वेश्चंस को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं उसके बाद क्वेश्चंस पे जाते हैं तो आपका जो माइंड है उस टाइम पे तो नर्वसनेस भी होती है, टाइमिंग कम होती है, इसका भी प्रेशर होता है और लेंदी पैराग्राफ होने की वजह से हमें कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती, कुछ वर्ड भी टफ होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारे माइंड में एक आउटलाइन हो जाए कि जब हम पैराग्राफ पढ़ें और ये लाइन हमारे माइंड में हिट करे कि हाँ यही जो है इसी लाइन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और मैं पर्सनली क्या बताती हूँ कि मैंने किस प्रकार से किया था और किस प्रकार से मुझे सही लगता है और आई होप आपको भी पसंद आएगा कि अगर आप करेंगे प्रैक्टिस सेट जब भी घर पे कर रहे हो तो जो एग्ज़ाम के टाइम में हमें पेपर और जो है पेन मिलता है उस टाइम में, अब अगर आप चाहें तो 1 पेज भी ले सकते हैं, 2 पेज भी, अगर वो आप टीचर्स मांगते हैं तो वो अवेलेबल करा देते हैं। तो उस पेज पे हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा चाहे पद्यांश का या गद्यांश का, चाहे इंग्लिश से भी पैसेज हो, उनका क्या करेंगे कि हम अपनी भाषा में रफली हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नोट डाउन करने से ये होगा कि एक बार अगर आप पेज पे देख लेंगे कि हाँ यही लाइन पूछा गया था पैराग्राफ पढ़ते समय या गद्यांश पद्यांश पढ़ते समय, तो आपको हिट करेगी लाइन कि हाँ यही लाइन है और यही से संबंधित प्रश्न है, तो उसको और ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यही करना है कि आपको क्या करना है कि सारे प्रश्न, जो प्रश्न आपको लगते हैं कि ये मुझे याद नहीं रह पाएंगे पैराग्राफ या गद्यांश पढ़ते समय, तो आप उनको नोट डाउन कर लें, या पैराग्राफ या गद्यांश पद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों को क्या कर लें, आप रफली नोट डाउन कर लें। सिर्फ प्रश्नों को, ऐसा नहीं कि ऑप्शंस को भी कहा जा रहा है, सिर्फ प्रश्नों को और अपनी लैंग्वेज में कर लें ताकि जब आप पढ़ें तो उसको समझ पाएँ। चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि असल और बनावटी में अंतर दुधलाने का क्या अर्थ है। सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है। उपलब्धियां सफलता व्यक्ति के सतत निर्देशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं, किसमें होगा यहाँ पे, किसमें प्रयुक्त होते हैं। मन और
पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाग प्रमुख होता है या भाव प्रमुख होता है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती? अब देखिए, ये तो पैराग्राफ से, इससे जो पहले 6 प्रश्न आए वो पैराग्राफ से यानी कि गद्यांश से संबंधित थे। लेकिन यहाँ पे देखिए स्वाभाविक में प्रत्यय है, ये व्याकरण से संबंधित है तो इसको पेज पे लिखने की आवश्यकता नहीं। समय समय में शब्द है तो इसको भी आपको पेज पे लिखने की ज़रूरत नहीं। सफलता शब्द है, ये भी व्याकरण से संबंधित है, तो जो प्रश्न व्याकरण से संबंधित होंगे उन्हें हम पेज पे नोट डाउन नहीं करेंगे। अब हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है, अब हम लोग चलेंगे गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश किस प्रकार से पढ़ना है? बहुत ही ध्यानपूर्वक और इस प्रकार से पढ़िए कि बहुत ही अपने मन को शांत करके, नर्वसनेस कम करके, कंसंट्रेट होकर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि एक बार में पढ़ने पर ही आपको उसका जो मेन थीम है वो समझ में आ जाए। तो देखते हैं, असल और बनावटी अंतर में धुंधलाने के कारण सेवाएं या कुछ भी देने के लिए सुपात्र का चयन आजकल चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, यानी कि असल ज़िंदगी और असल चीज़ है या वो फेक है या असली है, उसमें जो है डिफ्रेंशिएट कर पाना ये बहुत ही मुश्किल है आज के समय में। ठीक है, इसके लिए विशेष सूझबूझ और विवेकशीलता आवश्यक है। किसके लिए? जो भी कुछ जो असल है और जो बनावटी है, यानी कि जो रियल है जो फेक है, उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाना, उनको अलग कर पाना, उनको समझ पाना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है और इसको समझने के लिए आपको सूझबूझ और विवेकशीलता से काम लेना होगा। उपलब्धि या सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती। देखिए, पहला है असल और बनावटी में धुंधले के कारण में क्या तात्पर्य है, इस तरह से कोई प्रश्न है, पहला प्रश्न जो हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर नोट डाउन कर रखेंगे तो आपको जो है एक आउटलाइन ड्रा हो जाएगी आपके माइंड में कि हाँ, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया। दूसरा कि उपलब्धि या सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य में व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो देख लेते हैं, उपलब्धि या सफलता स्वयं में लक्ष्य नहीं हो सकती, बल्कि व्यक्ति की सतत निवेशकों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है। जो उपलब्धि होती है, जो सफलता होती है, वो सिर्फ लक्ष्य हम निर्धारित कर लें कि हाँ, हमें यही हमारा लक्ष्य, हमें वहाँ तक पहुँचना है, लेकिन अगर आप उसके लिए सतत बहुत ही मन से निवेशित न हो, प्रयासरत न हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। तो वही स्वाभाविक प्रतिफल है। मन और निष्ठा से निष्पादित कार्य में व्यक्ति के समूचे कौशल प्रयुक्त होते हैं। यही बात कही जा रही है कि अगर आप मन और निष्ठा से कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। यही बात हो रही है, कौशल प्रयुक्त होंगे और उसमें समाज को देने का भाव प्रधान होगा। यानी कि जो भी आप सीख रहे हैं उससे समाज का जो है, समाज के बारे में पॉजिटिव हो, वो बात हो रही है। लेन देन में निष्ठा का नियम आशीर्वाद के आदान प्रदान में भी लागू होता है। जैसे कोई वस्तु ली जा रही है, दी जा रही है, सहायता है तो अपने फ्रेंड के लिए, माता पिता को, या जिस भी प्रकार से, तो उसमें जो है आशीर्वाद का ये जो आ जाता है नियम, वो भी एक जैसा ही लागू होता है। अनेक व्यक्ति बुजुर्गों से आशीर्वाद पाना अपना अधिकार समझते हैं, यानी कि, और देखते हैं जिनकी सुध लेना तो दूर, जिन्हें हेय मानते हुए उनसे सदा दूरी बनाए रखी है। कहने का मतलब है कि कुछ हैं ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो क्या है कि अपने बुज़ुर्गों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखते, लेकिन उनका मानना है कि वो बड़े हैं और उनका आशीर्वाद लेना हमारा क्या है, बस अधिकार है। लेकिन वो मन से नहीं चाहते, वो निष्ठा से नहीं चाहते कि अगर उनका आशीर्वाद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आशीर्वाद तो बहुत बड़ी बात है, एक तुच्छ सी चीज़ आपको यूं ही कोई क्यों देगा। सही बात है कि आशीर्वाद तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मन से आशीर्वाद सभी लोग देते हैं, लेकिन मन से आशीर्वाद देना जो है वो बात हो रही है। तो एक छोटी सी चीज़ देने में लोग इतना सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन आशीर्वाद इतनी बड़ी चीज़ है, कोई कैसे दे सकता है, वही बात हो रही है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आशीर्वाद बर्गर या सिम कार्ड से भौतिक बाजार में सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु नहीं है। कहा जा रहा है आशीर्वाद जो है, जो खाने की योग्य है, मतलब कि बर्गर या सिम कार्ड जो आपके भौतिक बाजार में, यानी कि बाज़ारों में आसानी से बिकते हैं, आशीर्वाद वैसी चीज़ नहीं है। उसे दिल से सम्मान देना होगा। आशीर्वाद पाने के लिए आप एक निष्ठा रखिए अपने मन में, आप एक सम्मान रखिए कि ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारा अधिकार नहीं, बस हमारा ये काम है, या हमारा एक मन में एक सम्मान है, सम्मान की वजह से हमें क्या चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, और उसका फल आपको मिलेगा।
देने वाला आपकी मनसा और फितरत को समझता है। जो भी आशीर्वाद जिससे भी आप ले रहे हैं वो आपके मन को समझते हैं कि ये किस प्रकार से हमारे पैर को छू रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं। उसी प्रकार से वो भी, आप जानते होंगे, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जैसा सोचेंगे अगला व्यक्ति भी आपके बारे में वैसा सोचेगा। तो वही बात यहीं हो रही है। आप भले ही कुछ ना दें, यह भी आवश्यक नहीं है कि उसके सानिध्य में रहें, पर उसके विचारों भावनाओं को श्रेष्ठ समझते हुए वैसा करने का यत्न करेंगे। कहने का आप मतलब है कि बुजुर्गों को आप कुछ दें या न दें, लेकिन उनके प्रति सम्मान रखें, ताकि वो अपने आशीर्वाद को आप पर बनाए रहें, अपने भाव सम्मान को बनाए रखें। तो वह हृदय से आप पर आशीर्वाद बरसाएंगे और आप धन्य हो जाएंगे। तो इसमें क्या बात हुई है? इसमें बात हुई है कि जो भी कुछ दी जाए या चीज़ें ली जाए सहयोग के लिए, उसमें जो है पॉजिटिविटी होनी चाहिए, समाज का भला होना चाहिए, जो बुजुर्ग हैं उनको सम्मान देना चाहिए। मेन यही थीम था। आगे देखते हैं, असल और बनावट में अंतर ढूंढलाने का क्या अर्थ है। यानी कि असल और बनावट में जो धुंधलापन है उसको किस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है, ये बात है। तो इस लाइन का क्या अर्थ है? असली और बनावट में अंतर करना कठिन है। असली और बनावटी में अंतर करना सरल है। असली और बनावटी में अंतर हो ही नहीं सकता। असली और बनावटी में अंतर करना सहज है। पहले के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि असली और बनावट में अंतर करना क्या है कि कठिन है। पता नहीं चलेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सच में जिस प्रकार से हमारे सामने पेश आ रहा है वो वैसा है, या बस वो दिखाने के लिए ऐसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? सुपात्र, कुपात्र, दानी या भिक्षुक का? दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सुपात्र एक पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे पॉजिटिव प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उपलब्धियां सफलता व्यक्ति के सतत निर्देशों व स्वाभाविक प्रतिफल होती हैं का क्या तात्पर्य है? ये देखिए पैराग्राफ में आया था। तो लिखे रहेंगे उस टाइम पे पेज में रफली लिख रहे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि बस एक लाइन बहुत अच्छे से सुंदर से लिखिए। रफली आप इतना ही लिख के छोड़ दीजिए कि उपलब्धियां सफलता व्यक्ति के, बस इतना ही लिख के छोड़ दीजिए ताकि आप समझ पाएँ पैराग्राफ पढ़ते समय, क्योंकि एग्जाम उस टाइम आप दे रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसका मतलब। व्यक्ति द्वारा धन निवेश करके उपलब्धि तथा सफलता प्राप्त करना। सिर्फ धन देने से अगर सफलता मिल जाती तो ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धियां या सफलता प्राप्त होती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप निरंतर प्रयास करते रहें तो आपको सफलता मिल जाएगी। गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त है? मन और निष्ठा से किए गए कार्य में, केवल मन में, केवल निष्ठा में, बेमन से किए गए कार्य में। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए केवल जो वर्ड है वो भी अपने आप में निगेटिव है, ये समझ लीजिए निगेटिव टैग वर्ड है, जिसका टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सही बात भी है कि सीटेट में हमारा बहुत हेल्प कर देता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो केवल जिस भी ऑप्शन में आ जाए वो ऑप्शन गलत है। मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख है? परमार्थ का, स्वार्थ का, भक्ति का, स्वहित का? सिर्फ अपने ही हित का नहीं, देखिए समाज के हित का भी साथ में होना चाहिए। पांचवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो वो पहला ऑप्शन है परमार्थ का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती? सिम कार्ड, मोबाइल, बर्गर, यानी कि आशीर्वाद। आशीर्वाद हमें बुजुर्गों से सम्मान के द्वारा मिलेगी, ये हम बाजार में नहीं खरीद सकते, जो कि पैराग्राफ में पूरा कट क्लियर दिया हुआ था। स्वाभाविक में प्रत्यय है विक, क, इक और भाविक। सातवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जहाँ सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, इसमें इक। ठीक है, बड़ी ई भी होती अगर इस पर बड़ी ई की मात्रा होती, लेकिन छोटी की मात्रा है तो इक होगा। ठीक है, समय समय शब्द है, देशज शब्द है, विलोम शब्द है, पुनरुक्त शब्द है, आगत शब्द है। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये तीसरा होगा, पुनरुक्त शब्द है जिनका एक समान अर्थ निकलता है और उनकी आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, तो वो पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। आगे देखते हैं, एक साथ एक ही समय पे जब किसी शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो तो उसे पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। मैंने बता दिया। सफलता शब्द है, तो सफलता क्या है? वह सफल हुई। तो ये संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया क्या है? तो ये आप बहुत ही आसानी से पता लगा लेंगे कि क्या है ये। सफलता शब्द है, ठीक है, तो ये संज्ञा है। आगे देखते हैं, अब गद्यांश हमारा तो खत्म हो गया।
अब इस तरह से कुछ प्रश्न जो है गद्यांश से संबंधित रहेंगे, कुछ जो है व्याकरण से संबंधित रहेंगे, कुछ गद्यांश या पद्यांश से रिलेटेड आएंगे। आगे देखते हैं, दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको भी सबसे पहले हम नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद इन पे आएंगे। तो लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, कवि ने किस बात का आग्रह किया है, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है, दरवाजा खोलने से अभिप्राय है, संदेशोशील तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे संवेगशील होना चाहिए, संवेदनशील, हाँ आई थिंक संवेदनशील, क्योंकि संवेग कहाँ आएगा इसमें। संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन जब हम पढ़ेंगे पद्यांश तो अब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या वैसे वर्ड है, वहाँ पे संवेदनशील ही होना चाहिए। समूह में भिन्न शब्द कौन सा है, दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, खटखटाए। पहले देख लेते हैं, ये तो एक ही प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित है, ये 15वां। आगे देखते हैं, अब पद्यांश पढ़ते हैं। तो पद्यांश पढ़ते समय भी हम यही करेंगे कि उन जो है क्वेश्चन है उनको रफली नोट डाउन कर लेंगे। पढ़ते हैं और सीधे सीधे इसका अर्थ भी अपने मन में समझते चलेंगे। जब संवेदनाएं ही नहीं रहेंगी, यानी कि जब आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं रहेगी, तो संवेदनाएं लिखने वाले कवि भी लुप्त हो जाएंगे। यानी कि जब कुछ लिखने के लिए बचेगा ही नहीं, जब एक उम्र यानी कि बहुत ही जब इंसान मन से तृप्त हो जाता है पूरी तरह से, जब उसके पास सब कुछ होता है, ऐसा नहीं कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या होता है, वो संवेदनाएं अगर ख़त्म हो जाएंगी तो उनके साथ साथ लिखने वाले जो लेखक हैं, कवि हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। डायनासोर की तरह ही यह मेरा अपना लालच है, यानी कि डायनासोर की तरह, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए पृथ्वी पे उनके अनुकूल परिस्थिति न मिलने पे, उसी तरह से जब संवेदनाएं ख़त्म हो जाएंगी या नहीं रहेंगी किसी भी व्यक्ति में, लेखक में संवेदनाएं नहीं रहेंगी, तो वो लिखना छोड़ देंगे। कहने का मतलब है यह मेरा अपना लालच है, यानी कि कवि अपने बारे में कहते हैं कि यह मेरा अपना लालच है, जिसे सोचकर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और संवेदना को अंदर ले लेता हूँ। यानी कि वो लिखना चाहते हैं, इस वजह से जो उनकी इच्छाएं हैं उनको जागृत करते रहते हैं। किसी से कहना मत दोस्तों, मैं समृद्ध हो गया हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, आप मत किसी से कहिएगा कि मैं संवेदनाओं से पूरी तरह से भर चुका हूँ। इन संवेदनाओं के साथ दुख बस एक बात का है, मेरे यहाँ आने से पहले वह कुछ और घर भी गए थे। संवेदना की बात हो रही है कि जो संवेदनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही नहीं सीमित हैं। इसमें कवि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आपके यहाँ आने से पहले संवेदनाएं या इच्छाएं और भी बहुत जगहों पे जा चुकी हैं। वह कुछ और घर भी गए थे, उन्होंने कुछ दरवाजे और खटखटाए थे, यानी कि कुछ लोगों के मन को दस्तक दी थी। किसने, संवेदनाएं ने, यानी कि इच्छाओं ने। लेकिन खैर, यानी कि वो बात और आगे कहते हैं, उसके बाद उन्होंने उस बात को समाप्त कर दिया। आगे देखते हैं, हो सकता है कल आपके पास यहाँ आए, जो इच्छाएं हैं, जो संवेदनाएं हैं, वो हो सकता है कल आपके पास आएँ, डेफिनेटली आएंगी। आप इन्हें वापस मत जाने देना, घर के अंदर ले लेना और समृद्ध हो जाना इन संवेदनाओं के साथ। मतलब इच्छाओं को ज़रूर रखिएगा, ये जो इच्छाएं हैं वो जीने का एक रास्ता दिखाती हैं। तो ये संवेदना से संबंधित पूरी बात रही। आई होप आप समझ पाए होंगे। कहाँ से प्रश्न बना है वो आप अगर रफली नोट डाउन कर लेंगे तो आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि दरवाजे क्यों खोलने की बात हो रही है और संवेदनाएं क्यों ख़त्म हो जाएंगी, डायनासोर से संबंधित जो है वो तो समझ लीजिए। कवि क्यों समृद्ध होने की बात कर रहा है, ये सारी जो है सारे प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है, संवेदनाओं की समाप्ति, कहाँ गया प्रश्न, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखकों की आजीविका समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आजीविका समाप्त होने की बात नहीं करी, लेखने की, जो लेखन कौशल है उनका, अगर संवेदनाएं नहीं रहेंगी तो वो लिखना बंद कर देंगे, वो कह रहे हैं वो। आगे देखते हैं, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। मेन जो रीज़न है कहने का वो यही है उनका कि जो चीज़ें हैं, जब मन में कुछ रहेगा ही नहीं लिखने के लिए, इच्छाएं ही नहीं रहेंगी, तो वो
लेखन नहीं कर सकेंगे। आगे देखते हैं, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? संवेदना को काव्यात्मक रूप देने का, संवेदनाओं को लेखन में शामिल करने का, संवेदनाओं को स्वीकार करने का, या संवेदनशील होने का। तो 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सबसे सही आंसर है वो कह रहे हैं कि संवेदनशील हो जाइए आप। जब इच्छाएं हैं यानी कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो अपने आप में क्रिएट करिए, संवेदनाओं को ग्रहण करिए। इसमें उन्होंने कहा है कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और संवेदनाओं को अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, ये सब उस लाइन में आई थिंक यही बात हो रही है। लेकिन पद, सिर्फ जो लेकिन पद है किस स्थिति की ओर संकेत करता है? जो लेकिन लेकिन डैश करके वो अपनी बात को पूरी नहीं करते हैं, फिर डैश डैश करके छोड़ देते हैं, उसकी बात हो रही है। जो नहीं होना चाहिए था वह शीघ्र हुआ, जो होना, ये जो यहाँ होना चाहिए था, जो होना चाहिए था वो देर से हुआ, जो नहीं होना चाहिए लेकिन हुआ, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये है कि वो कह रहे हैं कि लेकिन 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 फिर डैश, जो दूसरा लेकिन है और जो पहला लेकिन है जिसके बाद ये बिंदी लगी हुई है, तो जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। यानी कि कुछ लोगों के पास इच्छाएं नहीं रहती हैं, संवेदनाएं नहीं रहती हैं, पॉजिटिविटी नहीं रहती है, तो वही बात उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं, जब वो कह रहे होते हैं कि मेरे पास संवेदनाएं आती हैं और मैं दरवाज़ा खोल के उनको अंदर ले लेता हूँ, ये बात। दरवाज़ा खोलने से क्या अभिप्राय है? देखिए यही बात है, संवेदनाओं को घर में स्थान देना, संवेदना को अपने जीवन में उतारना, संवेदना के प्रति दया भाव रखना, संवेदना के प्रति करुणा भाव रखना। तो देखिए ये संवेदना यहाँ आएगी ना। क्या है, आज मैं बहुत मिसप्रिंटिंग है तो आज टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सॉरी। 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो सही आंसर है वह दूसरा हो जाएगा कि संवेदना को अपने जीवन में उतारना है, पॉजिटिविटी अपने मन में रखनी है, दूसरों के प्रति सम्मान रखना है। वो संवेदना जो एक छोटे बच्चे को चोट लग जाने की वजह से वो रोता है, वो संवेदना, ये सारी चीज़ें की बात हो रही है। आगे देखते हैं, संवेदन की बात होगी। संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? लालची होना, समृद्ध होना, घर जाना, डायनासोर होना। 14 के सही आंसर की बात करें जाए, बहुत ही आसान है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समृद्ध होना। यानी कि आप पूरी तरह से अपने जीवन से संतुष्ट हो, जो आपने गोल सेट कर रखा है वो आपने अचीव कर लिया, तो वो संवेदना आप समृद्ध हो जाएगी। समूह में भिन्न शब्द कौन सा है? दोस्त, डायनासोर, दरवाजे और खटखटाए। 15 के सही आंसर की बात कर लीजिए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खटखटाए। और देखिए दोस्त, डायनासोर, दरवाजे ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है जो। तो ये थे 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से संबंधित। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आप इसके पहले किस प्रकार से गद्यांश पद्यांश हल करते थे, सॉल्व करते थे, और आपको जो ये लिखने की बात है या जो मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है वो आपको कितना सही लगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।